हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारे इन्वायरमेंट की जो कल हम लोग पहली क्लास सी टेट के लिए, पहली क्लास यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए, यूपी टेट प्लस सी टेट 2022 और 23 दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक, कल हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखे थे, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का। चलिए, जो साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या कहलाता है? बताइए। तना, पत्ती, जड़ या फल? तो क्या होता है? जड़। तो क्या होता है? जड़ उसका क्या करता है? अंकुरित कर जाता है। रात भर जब पानी में उसको हम भिगो देते हैं तो उसकी जड़ क्या हो जाती है? अंकुरित हो जाती है। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सी टेट में, सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेच विथ डिल्यूट आयोडाइन आयोडीन सोल्यूशन गिव विच ऑफ फॉलोइंग कलर्स? यानी कि मॉन्ड की उपस्थित को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ठीक है, तो बताइए कौन सा रंग मॉन्ड की उपस्थिति में? ठीक है, मॉन्ड की उपस्थिति में कौन सा रंग होता है? तो ये नीला काला। ठीक है, नीला, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, आयोडीन के हल्के घोल में परीक्षण करने पर नीला और काला रंग आता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। बताइए। वेरी वेरी नामक रोग किस विषमता में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो वेरी नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। वेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से? तो B1, विटामिन B1 की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? बताइए। तो हमारा होता है B1। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। तो विटामिन आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन टॉपिक हम लोग क्या करना? तैयार करने के जाना, अच्छे से तैयार करने के जाना है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसका सी पार्ट हो गया। चलिए, इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए? शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन हमारा B1 जो होता है, इसे गर्भवती स्त्रियों में संपूर्ण काल का जो विटामिन B1 की 5 मिलीग्राम आवश्यकता होती है। ठीक है, वेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न जो कुपोषण या जनन रोग जैसी बीमारियां हमारी क्या होती हैं? नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 64। जो तो जूट या जिसको बोलते हैं पटसन, पटसन का रेशा पटसन के पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? मतलब जो जूट फाइबर होता है वो किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जूट आप लोग देखे होंगे गांव में, ये बोया जाता है। ठीक है, तो ये किससे? तो रेशा पटसन के पौधे को तने से प्राप्त किया जाता है। जब इसके पटसन को बो दिया जाता है फिर उसको काट करके जो है, जो हम लोगों के यहाँ क्या होते हैं, तालाब होते हैं, उसमें क्या है, उसको जो तना होता है उसके तने को एक इकट्ठा एक मतलब बांध करके उसको जो है दबा दिया जाता है, पानी में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिन के लिए, फिर उसी से हमें क्या होता है? उससे रेशा प्राप्त होता है। तो हमारा कौन सा प्राप्त? तो हमारा क्या जाएगा? तना। तनी से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 65। बताइए। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, सीटेट के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कौन सा जड़ नहीं? मूली क्या है? जड़ है। बिल्कुल सही है, मूली क्या है? एक जड़ है। ठीक, शकरकंदी भी एक क्या है? जड़ है। टोपियोका क्या है? एक जड़ है। लेकिन आलू हमारा क्या है? आलू एक तना है। ठीक, आलू क्या है? तना। और यहीं पे आप लोग और याद कर लीजिए क्या क्या हमारे तने के अंतर्गत आता है। बताइए। अदरक हमारी क्या आती है? अदरक भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अदरक, अदरक हमारी क्या होती है? तना होती है। और गाजर हो गया, सलजम हो गया। ठीक है, गाजर, सलजम, मूली, ये सब हमारी क्या है? जड़ हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला बताइए आप लोग 66, क्वेश्चन नंबर 66 करा। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, वो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और इसका पहला वीडियो जो हम लोग डाल चुके हैं उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जो है काफ़ी अच्छा उस पर व्यू आ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की वीडियो की भी क्लास इस चैनल पे चलती है, हिंदी की सुबह 8 बजे। ठीक है, और GK GS की जो हमारी क्या चलती है? 5 बजे शाम को चलती है। ठीक, बताइए अगला क्वेश्चन। परजीवी पौधा है, परजीवी मतलब दूसरों पर क्या आता है? आश्रित होता है। अमरवेल का पौधा हमारा क्या होता है? परजीवी होता है। ठीक, अमरवेल का पौधा क्या होता है? परजीवी होता है। ठीक है, बबूल हो गया, कीकर हो गया, बैर हो गया, एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए 67।
निम्न में से किन पौधों के बीज जो होते हैं पशुओं द्वारा क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं? बताइए किस, निम्न में से किस पौधों के बीज जो पशुओं द्वारा क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं? बताइए। तो ये होते हैं आम। आम के पौधे के जो बीज होते हैं पशुओं द्वारा क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। आम एक प्रकार का क्या है, रसीला पौधा है। इसे क्या बोलते हैं, रसीला पौधा है। ठीक है। यह, इसे भारत में फलों का राजा भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? यूपी में जो लखनऊ का मलिहाबादी, ठीक है, लखनऊ के मलिहाबादी में, ठीक है, ऐसे फल क्या होते हैं, आम का फल उत्पादित किया जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक मतलब वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका होता है। मैग्नीफेरा इंडिका इसका क्या वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 68। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहा जाता है? बीज पत्र मतलब बताइए, बीज पत्र में को बीज पत्ती भी कहा जाता है। बीज पत्र को बीज पत्ती भी कहा। बीज के जो अंकुरण होने पर बीज पत्र क्या होता है, विकसित होकर के पौधों के पत्ते, पहले पत्ते के रूप में, पत्ते मतलब पत्ती के रूप में क्या होता है, धारण करते हैं, उसे कहते हैं बीज पत्ती। ठीक है, बीज पत्री। ठीक है, मोनोकाट या बीज पत्री। ठीक है, एक बीज पत्री दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री होता है, एक द्विबीज पत्री होता है। जो एक बीज पत्री होता है उसे मोनोकाट बोलते हैं। जो एक बीज पत्री होता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, जो एक बीज पत्री उसे मोनोकॉट, और जो द्विबीज पत्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायकॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायकॉट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो एक बीज पत्री होते हैं उसे मोनोकॉट, और जो दो बीज पत्री होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायोकॉट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 बताइए आप लोग क्या कर रहा है। 69 कह रहा है कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है? मटर में, बताइए, मटर में पाई जाती है, इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी में भी पाए जाते हैं, मूंगफली में भी पाए जाते हैं, लेकिन तुलसी में यह क्या है, जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन के क्या होते हैं, फिक्सेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। तुलसी के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए, नीचे देखिए पूरा डिटेल दिया। अभी मैं इसको करा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो हमारा नीचे आंसर दिया ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, जब प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी आप लोग प्रीवियस ईयर है, इसलिए जो मैं इसको दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। जो पत्ती में सिराओं में छोटी सिराओं की क्या होती है, व्यवस्था का नाम बताइए। जो छोटी सिराएं होती हैं उनकी व्यवस्थाओं का नाम बताइए, क्या होता है? पत्ती में सिराओं की, एक छोटी सिराओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सिरा विन्यास कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? तो सिरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, द्विबीज पत्री पौधों में क्या होता है, सिरा विन्यास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 71। 30 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हैं। ठीक, बताइए निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, बाकी कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सब हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या हमारे जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म वृक्षों के तनों से जो परवर्धी जाइलम के रूप में प्राप्त होती है हमें लकड़ी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 72 बताइए। 71 हो चुका, 72 बताइए। निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? बताइए कौन सा है? तो हमारा है जीवाश्म ईंधन जो है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन हमारा क्या परंपरागत मतलब कन्वेंशनल सोर्स है। ठीक, कन्वेंशनल सोर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस आदि जल ऊर्जा, ये क्या है, परंपरागत है, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा है। ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं ये लोग जो। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 73 बताइए। जो भागों पौधों के ऊपरी, पौधों के 73 का बताइए, पौधों के ऊपरी भाग को वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहा जाता है? बताइए, जो जल की क्षति होती है उसे क्या, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, देखिए घुमाया, बस क्वेश्चन वही है। ये चीज़ें वाष्पोत्सर्जन आप कितनी बार पढ़े हैं, लेकिन बस घुमा दिया। जो जल की क्षति होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें क्या कोई बताएगा, बताइए। इसमें जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वो जो है पृथ्वी से जल को ग्रहण करके पत्तियों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम का काम होता है पौधों से जो है एनर्जी, सूर्य से एनर्जी लेकर के पौधों के हर एक भाग तक जो है वो क्या करता है, फ्लोएम
पहुंचाता है, हर एक भोजन को बना करके पौधों को हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 74 बताइए। हिमालय मेप्पल एक औषधि पौधा है, याद रखिएगा, देखिए नई चीज़ है, मेप्पल, ठीक है, एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे किस समूह में रखते हैं बताइए, एक मे एप्पल है, ठीक है, मे एप्पल एक हिमालयी मे एप्पल एक औषधि पौधा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो उच्च क्षेत्र में पाया जाता है और स्थानीय समूह में रखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, स्थानीय समूह में रखे जाते हैं, ठीक है, किस में रखे जाते हैं, स्थानीय समूह में रखे जाते हैं, क्योंकि एक स्थानीय प्रजाति भौगोलिक रूप से पृथ्वी के पृथक क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 75, ठीक। हमारे सौर मंडल में देखिए किस किस टॉपिक से, मतलब हम लोग सौर मंडल पढ़ना है, सौर मंडल से क्वेश्चन आना है, ठीक। देख लीजिए 1 to 2, मतलब जूनियर नहीं प्राइमरी वालों के लिए हमारी है जो प्राइमरी, तो जूनियर वालों को भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो जूनियर कब, 31 दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। देखिए नीचे लिखा है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह छोटा है, तो बताइए। टोटल हमारे कितने 8 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन है, बुध है, फिर उसके बाद कौन सा है, शुक्र है, ठीक, कौन सा है, शुक्र है, शुक्र के बाद कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन है, मंगल है, ठीक है, मंगल है, उसके बाद कौन सा है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है। तो पृथ्वी से छोटा कौन है बताइए, पृथ्वी से छोटा कौन है, तो हमारे कौन है बताइए जल्दी, मंगल और कौन है बताइए, मंगल और बुध दोनों हैं, ए और सी दोनों होगा, ठीक है, ए और सी हमारे, और बृहस्पति और शनि क्या है, पृथ्वी से बड़े हैं, ठीक है। सबसे आकार में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो इसमें शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए, NCF 2005, इससे क्वेश्चन बनेगा। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए, EVS का उद्देश्य क्या है। चलिए देख चुके हैं ना, EVS का उद्देश्य क्या है, यहाँ देखिए आप लोग ऑप्शन देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, लिंग संबंधी विषयों तथा हास्याकरण के मुद्दे पर समालोचन है, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, या फिर जो है हमारा प्राथमिक स्तर पर EVS को सिखाने का वर्णन पर महत्व जोर देना, या मुद्दों को पहचानना या प्रत्याह्वान करना, ये सब हमारे इसके NCF के नहीं है, ठीक है। देखिए NCF 2005 देख लीजिए, NCF 2000 प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, जबकि NCF 2005 के अनुसार बच्चों की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर EVS को सिखाने के महत्व पर जोर देना, या वातावरण संबंधी मुद्दे को पहचानना या प्रत्याह्वान करना, प्राथमिक स्तर पर NCF 2005 के अनुसार एक नकारात्मक के अंतर्गत आता है, ठीक है। सकारात्मक हमें आंसर हमेशा सकारात्मक में लेना, नकारात्मक में एकदम नहीं जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ से जो 15 हमारे तो क्वेश्चन आते हैं, और 15 हमारे क्या आते हैं, पैडागॉजी आती है, तो उस पर 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 77 बताइए, प्राथमिक स्तर पर EVS की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है बताइए, कौन अनुमोदित करता है, प्राथमिक स्तर पर जो EVS की कौन कौन अनुमोदित करता है बताइए, जल्दी बताइए, तो कौन अनुमोदित करता है इस चीज़ को, आप लोग बताइए, तो कौन अनुमोदित करता है बताइए, कौन करता है। रुक जाइए 1 मिनट, सेट कर दूँ इसको, ये आप लोग, चलिए इंग्लिश वाला नहीं दिखेगा तब भी कोई बात नहीं, ठीक हो गया। बताइए आप लोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों पर एकीकरण बिल्कुल क्या है, सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप देता है, बिल्कुल सही है, ये भी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला बताइए, जो यह थीम पर क्या आधारित है, बिल्कुल सही, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय शामिल है, बिल्कुल गलत है, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग बताइए 78, यही हमारे क्या हैं, टफ टॉपिक हैं, देखिए कैसे पूछा हुआ है, ठीक है। निम्न में से EVS की शिक्षा से संबंधित कौन सा सही है, EVS की शिक्षा से संबंधित कौन है, अनुभव द्वारा सीखना, या मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, बताइए क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, बिल्कुल सही है, ठीक। और कौन सा बताइए, और हमारा जो EVS का प्रासंगिक रूप, तो हमारा चारों सही है, ठीक। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग 79 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम ऑफ द EVS सिलेबस, मतलब EVS सिलेबस की थीम क्या है, कार्य एवं खेलकूद,
चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, जानवर या पेड़ पौधे? तो चीज़ों को हम बनाते और करते हैं, चीज़ों को हम बनाते और करते हैं, या एनसीएफ 2005 के अनुसार है, ठीक है, 2005 के अनुसार बच्चों के जीवन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। 80 ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, बताइए क्या है? अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, किस पर है? तो ये हमारी चीज़ें किस पर आधारित हैं? वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव पर, वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 बताइए। खराब होने पर, खाद्य पदार्थों के खराब होने पर तथा अपव्यय के अनुसार निम्नलिखित में से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो क्या है? परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति को साझा करना, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। बाकी हमारे क्या है? सब गलत हैं, ठीक है। इस विषय पर श्रव्य कोई मतलब नहीं। व्याख्या एवं विचार विमर्श बिल्कुल, सोच एवं सुहाई से जोड़ना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक? तो प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य पर क्या कर सकता है? अभियान चला सकता है। छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर क्या कर सकता है? बच्चों को सिखा सकता है। स्वच्छता अभियान जैसे प्रोजेक्ट हुआ, इस पर शिक्षक क्या कर सकता है? बच्चों को कुछ जानकारी दे सकता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग। चलिए इंग्लिश वाला ढंग देता हूँ, बताइए अब। एनसीईआरटी ईवीएस के अध्याय 15 में कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया। इस कहानी का उद्देश्य विकसित करना क्या है, बताइए? इसका जो है क्या करना है? प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से समझ है, ठीक है, सांस लेने और छोड़ने से समझ है, ठीक है, जाकिर हुसैन द्वारा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 84 बताइए। ईवीएस जो हमारा है, ईवीएस बताइए, ईवीएस की शिक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या? विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। हमेशा विद्यार्थी को मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटी प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 85। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ईवीएस जो हमारा ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों को प्रतिदिन उसके अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, बताइए क्या? तो शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण का। क्या करता है? दृष्टांत वर्णन उपकरण का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक होता? अवलोकन या सहयोग, याद स्मृति या प्रत्यावाहन? बताइए क्या होता है? इसमें क्या होता है? हमारा क्या होता है? अवलोकन करना होता है और सहयोग करना हमारा ईवीएस का क्या है? आकलन का सूचक होता है। तो हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर। केवल ए और बी, ऐसे क्वेश्चन ए और बी वाले बहुत पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बताइए। द रियल चैलेंज ऑफ ईवीएस टीचर इज हिज क्लासरूम, मतलब पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक की अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या होती है? तो वास्तविक चुनौती होती है उसकी जो है क्या? विद्यार्थियों को सूचना देना, बिल्कुल गलत है। क्या होती है? बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट विद्यार्थियों को कार्य पत्रक देना, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, ये बिल्कुल सही है, ठीक। हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, निगेटिव नहीं। चलिए ईवीएस जो निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावी संसाधन है? कविताओं और कहानियाँ, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, कार्य पत्रक या फिर जो है दृश्य? तो कविता और कहानी के माध्यम से हम लोग जो ईवीएस या पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 89। जितना प्रैक्टिस आप क्वेश्चन का करेंगे प्रीवियस, उतना ही आप लोगों का ये स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं प्रैक्टिस ही ज़्यादा कराता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? तो बताइए क्या? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान तो हमारा समुदाय के सदस्य, एक समुदाय, पर्यावरण हम किसी समुदाय के बारे में ही तो स्टडी करते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिए। निम्नलिखित में से आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? किस चीज़ का आनंद लिया जाता है? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन का पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों को आनंद लिया जाता है, किसे? पोर्टफोलियो द्वारा, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा?
पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है पोर्टफोलियो वाला, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग थियोरेटिकल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मोटिवेट करिए कि हाँ मैं ऐसी वीडियो और लाऊं जो है, जो CDP की हमारी हो गई जो उस पर भी लाऊं, जो है मैथ की भी लाऊं जो, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है लेकिन सारी वीडियो आप लोगों को मिलेंगी एक एक करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी जो वीडियो हमारी वीडियो की जो है वीडियो पुलिस जितकी भी क्लास चलती है उसको भी आप लोग उतना ही प्यार दिया करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।